नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम स्टडी पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत-बहुत स्वागत है। जल्दी से सभी लोग आ जाइएगा और जितने लोग जुड़ते चल रहे हैं सभी लोगों से निवेदन करूँगा कि सेशन को आप लोग लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिएगा ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफ़िकेशन आपको मिल सके। तो उम्मीद है आपने सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया होगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। कल हम लोगों ने यहाँ तक 25 नंबर के क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया था और आज उसी के आगे की चीज़ों को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए 26वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था? हीरालाल गांधी, महात्मा गांधी, रामदास या फिर मणिलाल? क्या हो जाएगा? तो सत्याग्रह शब्द की अगर हम लोग बात करेंगे, सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह शब्द को किसने गढ़ा था? तो आप ऑप्शन देख करके आंसर कर सकते हो, कोई इसमें डाउट ही नहीं है। कौन होगा? तो महात्मा गांधी जी हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? तो महात्मा गांधी जी हो जाएंगे। ऑप्शन संख्या क्या करोगे? तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे। ठीक है, अच्छा इनसे याद रखिएगा, ये 1893 में 1893 में अगर हम लोग बात करेंगे तो 1893 में जो गांधी जी हैं ये दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। ठीक है, कहाँ पर? तो दक्षिण अफ्रीका जाते हैं और दक्षिण अफ्रीका में ही इन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है, क्या किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं और दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। साथ ही साथ याद रखेंगे, यही दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र भी निकाला था। ठीक है, कौन सा? तो इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र निकाला था। ठीक है, गांधी जी की अगर हम लोग बात करें तो गांधी जी ने क्या किया है? तो गांधी जी ने 1893 में दक्षिण अफ्रीका जाते हैं और यहाँ पर इन्होंने फिनिक्स नामक आश्रम की स्थापना की है और इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र निकाला है 1915 में। ठीक है, 1915 में। और अगर डेट की बात करेंगे तो 9 जनवरी, ठीक है, किसकी? तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस भारत लौट करके आते हैं और इसीलिए 9 जनवरी को क्या करते हैं? तो इसीलिए 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तो 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। और कब से मना रहे हैं? अगर आपसे पूछा जाए प्रवासी दिवस कब से मना रहे हैं तो आप आंसर करोगे 2003 से मना रहे हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि 2025 में प्रवासी दिवस कहाँ मनाया गया, अगर आपसे पूछा जाए कि 2025 में प्रवासी दिवस कहाँ पर मनाया गया तो क्या आंसर करोगे? तो आप लोग आंसर करोगे उड़ीसा में। ठीक है, कहाँ पर? तो 2025 में प्रवासी दिवस कहाँ पर मनाया गया तो आप आंसर करोगे उड़ीसा में। याद रखिएगा। ठीक है, तो 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका आ रहे हैं और भारत में अगर हम लोग बात 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आ रहे हैं और 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, ये गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह। ठीक है, 1917 में अगर हम लोग बात करें गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं और चंपारण में जो ये सत्याग्रह करते हैं तो ये भारत में इनका पहला सत्याग्रह है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी जी को ट्रेन से उतार दिया गया था? आपने कई बार कहानियां सुनी होगी कि महात्मा गांधी जो है तो वो फर्स्ट क्लास डिब्बे में बैठ जाते हैं और क्योंकि उस समय अंग्रेज भारतीयों के साथ या फिर काले लोगों के साथ, अश्वेत लोगों के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव करते थे, तो उन्होंने जब देखा कि कोई भारतीय जो है वो फर्स्ट क्लास डिब्बे में बैठ गया है, अंग्रेजों के साथ बैठ गया है, तो गांधी जी को क्या करते हैं? वहाँ से उतार देते हैं। ठीक है, तो ये घटना किस रेलवे स्टेशन पर हुई थी आपको बताना है। प्रिटोरिया, जोहान्सबर्ग, पीटर मारिट्सबर्ग या फिर डरबन? क्या हो जाएगा? 27वें प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग। जल्दी से बताइएगा, महात्मा गांधी को किस रेलवे स्टेशन पर उतार दिया गया था? क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर कर दोगे पीटर मारिट्सबर्ग। ठीक है, कहाँ पर? तो आप आंसर कर दोगे पीटर मारिट्सबर्ग। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी, पीटर मारिट्सबर्ग में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की हम लोग बात करें तो 3 राजधानियां आपको देखने को मिलेंगी और यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, प्रिटोरिया क्या होगी? तो प्रिटोरिया अगर हम लोग बात करें तो प्रिटोरिया जो है ये दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी। ठीक है, क्या है? तो दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी है प्रिटोरिया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें केप टाउन, तो केप टाउन जो है वो क्या है? तो वो विधायी राजधानी। ठीक है, क्या है? केप टाउन अगर हम लोग बात करें तो ये दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी। ठीक है, और ब्लोएम फाउंटेन की अगर हम लोग बात करें, किसकी? ब्लोएम फाउंटेन की अगर हम लोग बात करें, ब्लोएम फाउंटेन की अगर हम लोग बात करें तो ब्लोएम फाउंटेन क्या है? तो ये न्यायिक राजधानी। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की क्या है? न्यायिक राजधानी। दक्षिण अफ्रीका में आपको वेल्ड, ठीक है, कौन से? तो वेल्ड घास के मैदान आपको मिलेंगे। दक्षिण अफ्रीका में आपको वेल्ड घास के मैदान देखने को मिलेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? अरविंदो घोष, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद या फिर सुभाष चंद्र बोस? क्या हो जाएगा?
किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो आपके अगर मैं बात करूं तो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी जो है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी जो है उसने अधिसूचना जारी कर दी है, नोटिस जारी कर दी है बीएड के फॉर्म के लिए, बीएड के एग्जाम के लिए उसने नोटिस जारी कर दी है। और यूपी बीएड जो 2025-27 सेशन के लिए होने वाला है, ठीक है, 2 वर्षीय बीएड जो होने वाला है 2025-27 सेशन के लिए, वो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराने वाली है। और इसके लिए बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ने नोटिस जारी कर दिया है 15 फरवरी से। अगर हम लोग बात करेंगे तो 15 फरवरी से क्या होगा, तो 15 फरवरी से आवेदन लिए जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 15 फरवरी से अगर हम लोग बात करेंगे तो आवेदन लिया जाएगा, ठीक है, 15 फरवरी से आवेदन लिया जाएगा और 1 महीने तक आपका आवेदन प्रक्रिया चलेगी। 15 फरवरी से लेकर के 15 मार्च तक आवेदन की प्रक्रिया चलेगी। और मैक्सिमम मुझे लगता है आपको 3 महीने का समय मिलेगा आपके एग्जाम के लिए। तो 3 महीने के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, 3 महीने के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। तो ऐसे में अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है और आप लोगों को आवश्यकता है कि अभी से लगातार जुड़ जाइए यूपी बीएड के प्रिपरेशन के लिए। डेली 8 बजे से ये क्लास चलती है, तो इसमें जुड़ना ना भूला करें, ठीक है। आप लोग जुड़ना ना भूला करिए, 8 बजे से डेली ये क्लास चलती है और आपको पता होना चाहिए, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अगर आपने सिलेबस नहीं देखा तो एक बार आप लोग सिलेबस देख लेना और प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चन पेपर देखोगे, मॉडल पेपर देखोगे तो एक अंदाजा आपको लग जाएगा कि जो आर्ट्स ग्रुप वाले बच्चे हैं, ठीक है, स्पेशली मैं बात करूं अगर आर्ट्स ग्रुप वाले बच्चों की, जो आर्ट्स ग्रुप वाले बच्चे हैं तो उनके फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों ही जगहों पर आपको जीके जीएस पढ़ना है, ठीक है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों ही जगहों पर जीके जीएस पढ़ना। और अगर आप जीके जीएस नहीं पढ़ोगे तो आपका बीएड नहीं निकलेगा। जीके जीएस सबसे महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके जो है ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से आपके फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों में प्रश्न बनेंगे। तो इसलिए आप जीके जीएस को हल्के में नहीं ले सकते हो। अगर यहाँ पर लापरवाही करते हो तो फिर समझ लो आप अपने साथ लापरवाही कर रहे हो, बाकी आपकी इच्छा, ठीक है। तो 8 बजे से क्लास चलती है, तो जुड़ना ना भूला करिए और एकदम सीरियस हो जाइए। अब आपके पास बिल्कुल ज़्यादा समय नहीं है। यहाँ पर करेक्ट आंसर जो जाएगा वो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। किसने, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसी के साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने दिल्ली चलो का भी नारा दिया, ठीक है, किसका, दिल्ली चलो, ठीक है, दिल्ली चलो का नारा भी किसने दिया है, तो आप आंसर करोगे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। भगत सिंह की अगर हम लोग बात करें तो भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, ठीक है, किसका, तो इंकलाब जिंदाबाद जो है तो इस नारे को इन्होंने लोकप्रिय बनाया था, ठीक है। अगर हम लोग बात करें इंकलाब जिंदाबाद, ठीक है, तो इसको लोकप्रिय किसने, तो भगत सिंह ने बनाया, ठीक है। यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य प्रस्तुत किया गया था कहाँ पर हुआ था? 1929 का अधिवेशन, याद रखिएगा। डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट आपसे प्रश्न बनता है कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य किस अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया था? पूर्ण लक्ष्य जो है स्वराज का लक्ष्य किस अधिवेशन में घोषित किया गया था? तो आप आंसर करते हो 1929 के अधिवेशन में। अब आपसे ये पूछ रहा है ये अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? लाहौर में, मद्रास में, बंबई में, कोलकाता में, कहाँ पर आंसर करोगे? कहाँ पर आप आंसर कर दोगे? बिल्कुल बहुत अच्छे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लाहौर अधिवेशन, बिल्कुल बहुत अच्छे, लाहौर अधिवेशन। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो जवाहरलाल नेहरू ने 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की और इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज का लक्ष्य प्रस्तुत किया गया था। और अगले वर्ष अगर हम लोग बात करें, अगले वर्ष 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को हमने क्या किया? पहला स्वतंत्रता दिवस या फिर कहें पहला स्वराज दिवस मनाया था, ठीक है। क्या किया था? तो पहला जो स्वतंत्रता दिवस है, पहला स्वतंत्रता दिवस या फिर कहें स्वराज दिवस जो है वो हमने कब मनाया था? 26 जनवरी को मनाया था। यही कारण है कि हमारा जो संविधान है वो 26 नवंबर को बन करके तैयार तो हो जाता है, ठीक है, लेकिन हमने लागू कब करते हैं? तो लागू करते हैं हम लोग 26 जनवरी को, ठीक है। 26 जनवरी को क्यों लागू करते हैं? क्योंकि पहला स्वतंत्रता दिवस या फिर कहें पहला स्वराज दिवस जो है वो हमने कब मनाया था? वो मनाया था हमने 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी को, ठीक है। ये बात समझिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या अगर हम लोग बात करेंगे तो ए करेक्ट हो जाएगा, लाहौर, ठीक है। अच्छा जरा फटाफट मुझे बताओ लाहौर कौन सी नदी के किनारे है? जल्दी से बताओ लाहौर कौन सी नदी के किनारे? लाहौर, लाहौर कौन सी नदी के किनारे? जल्दी से बताओ क्या होगा। तब तक हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कांग्रेस
कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? ठीक है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? कांग्रेस ने तो 1946 में, 1942 में, 1940 में या फिर 1941 में? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ठीक है, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे। लाहौर जो है वो कौन सी? तो लाहौर अगर हम लोग बात करेंगे तो लाहौर रावी नदी के किनारे। ठीक है, कौन सी? तो लाहौर जो है वो रावी नदी के किनारे। ठीक है, याद रखिएगा। और रावी नदी के किनारे है, आपको याद रखना है, रावी नदी के किनारे क्या है? हड़प्पा है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है हड़प्पा, वो क्या है? तो वो भी रावी नदी के किनारे। ठीक है, भारत छोड़ो का प्रस्ताव अगर हम लोग बात करेंगे, क्विट इंडिया मूवमेंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कब? तो ये 1942 में। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है ये प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये नारा किसने दिया? अगर आपसे पूछा जाए अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो ये नारा किसने दिया था? तो क्या हो जाएगा? तो आप आंसर करोगे यूसुफ मेहर अली। ठीक है, क्या करोगे? तो आप आंसर करोगे यूसुफ मेहर अली। यूसुफ मेहर अली ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था, और इस नारे को गांधी जी ने क्या किया? लोकप्रिय बनाया भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए भारत छोड़ो, ठीक है, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये स्लोगन किसने दिया था, नारा किसने दिया था? आप आंसर करोगे यूसुफ मेहर अली ने। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये नारा जो है वो लोकप्रिय होता है। ठीक है, याद रखेंगे। 1942 आप आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? बताइएगा, ये प्रश्न कई बार मैं करा चुका हूं और गलती आप लोग नहीं करेंगे। तो भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन है वो किस योजना के आधार पर हुआ? चेम्सफोर्ड योजना, वेवेल योजना, माउंटबेटन योजना या फिर क्रिप्स योजना? कौन सी योजना के आधार पर भारत पाकिस्तान विभाजन हो रहा है? सेशन अगर पसंद आता हो तो सेशन को आप लोग लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। ठीक है, सेशन को आप लोग लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। चैनल पर पहली बार होते हैं तो सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। ठीक है, टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम का लिंक आपको दिख रहा है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और आपको व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक आपको दिख रहा है, तो वहाँ पर भी अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए। ठीक है, वहाँ पर मैं आपके एग्जाम से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स देता रहता हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो आप जरूर जुड़े। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप आंसर करोगे माउंट बेटन योजना। ठीक है, कौन सी? तो आप आंसर करोगे माउंट बेटन योजना। माउंट बेटन योजना ये कब आई थी? तो आप तारीख याद रखोगे, 3 जून 1947। ठीक है, क्या करते हैं? तो 3 जून 1947 को माउंट बेटन योजना, और इसी योजना के आधार पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन होगा। ऑप्शन संख्या क्या करोगे? सी आंसर करोगे, याद रखेंगे। ठीक है, वेवेल योजना अगर हम लोग बात करें तो वेवेल योजना 1945 में आई थी, और क्रिप्स मिशन अगर आपसे पूछा जाए तो आप आंसर करोगे 1942 में आई थी। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय, यहाँ पर प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था? तो भारतीय के संदर्भ में बात हो रही है, बताइएगा। तो स्वतंत्र भारत का जो पहला गवर्नर जनरल कौन सा भारतीय बना था? तो बी आर अम्बेडकर बने थे, राजेंद्र प्रसाद बने थे, सरदार पटेल बने थे, या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बने थे? कौन बना था? बिल्कुल बात अच्छे, क्या आंसर कर दोगे? बिल्कुल बात अच्छे, फटाफट सभी लोग आंसर करो। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो आप आंसर करोगे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को। ठीक है, क्या करोगे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो डी आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, अगर हम लोग चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की बात करते हैं तो 1946 में आप याद रखेंगे जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी है ये क्या थे? तो ये शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग 1946 के अंतरिम मंत्रिमंडल में अगर हम लोग बात करें तो ये क्या थे? तो ये शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, और 1947 में अगर हम लोग बात करें स्वतंत्र भारत में शिक्षा मंत्री कौन थे? तो आप आंसर करोगे अबुल कलाम आजाद थे। ठीक है, कौन थे? तो अबुल कलाम आजाद थे। ठीक है, 1946 में अगर आपसे पूछा जाए शिक्षा मंत्री कौन थे तो आप आंसर करोगे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। 1947 में स्वतंत्र भारत में शिक्षा मंत्री कौन थे? तो आप आंसर करोगे अबुल कलाम आजाद। और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो है ये क्या होगा? तो ये स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल। ऑप्शन संख्या क्या करोगे? तो डी आंसर कर दोगे। ठीक है, कायदे आजम किसे कहा जाता है? बताइएगा, तो कौन है जिसको कायदे आजम कहा जाता था? तो मोहम्मद अली जिन्ना, भगत सिंह, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू? ऑप्शन देख करके आप आंसर कर सकते हो, आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और आपके देखो एग्जाम में पूछा गया कायदे आजम किसको कहा गया, तो क्या आंसर करोगे? तो आप आंसर कर दोगे मोहम्मद अली जिन्ना को। ठीक है, किसको? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा गया। ठीक है, किसको? मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा गया। ऑप्शन संख्या क्या कर देंगे? तो ऑप्शन संख्या डी आंसर, सॉरी ए आंसर कर देंगे। ठीक है, किसको? मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा गया। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना की अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किनसे? तो लाहौर अधिवेशन, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और इसी अधिवेशन में पहली बार क्या हो रहा है? पहली बार अगर हम लोग बात करें तो पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई। ठीक है, क्या किया गया? तो पहली बार
पाकिस्तान की मांग, ठीक है, क्या होगा, तो पाकिस्तान की मांग की गई, ठीक है, याद रखिएगा। 1940 में अगर हम लोग बात करें तो 1940 में जो है मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जिन्ना ने की थी और इस अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई। 1943 में अगर हम लोग बात करें तो 1943 में मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन की भी अध्यक्षता किसने की थी, तो कराची अधिवेशन की अध्यक्षता भी मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। और इस अधिवेशन में बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया, ठीक है, क्या किया गया, तो बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया। 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की, इसमें पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई। 1943 में अगर हम लोग बात करें तो मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन, 1943 में मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन होगा, जिसमें बांटो और छोड़ो का नारा दिया जाएगा। और अगर इनके राजनैतिक गुरु की बात करें, ठीक है, अगर इनके गुरु की बात करें तो गुरु कौन थे, तो आप आंसर करोगे गोपाल कृष्ण गोखले थे, याद रखिएगा कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं ये गांधी जी और जिन्ना दोनों के राजनैतिक गुरु थे, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो गांधी जी और जिन्ना दोनों के राजनैतिक गुरु थे। ऑप्शन संख्या ए आंसर करिएगा, ठीक है। महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी, बताइएगा क्या हो जाएगा, गांधी जी की हत्या कब हुई थी, 30 जनवरी 1947, 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1946 या फिर 30 जनवरी 1949, क्या हो जाएगा, तो गांधी जी की जो हत्या है, गांधी जी की हत्या को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, तो शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है, शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। और गांधी जी की हत्या में अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा, तो एक तो नाथूराम गोडसे, ठीक है, कौन है, एक तो नाथूराम गोडसे, और एक नाम और आपको याद रखना है, वो कौन है, तो वो है नारायण आप्टे, ठीक है, कौन है, तो नारायण आप्टे। गांधी जी की हत्या में दो लोगों के नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है, गांधी जी की हत्या में दो लोगों के नाम आपको याद रखने हैं, और नाथूराम गोडसे जिनका तो आप जानते हो, यही नाम प्रचलित है तो यही नाम आप जानते हो, लेकिन साथ ही साथ आपको नारायण आप्टे का भी नाम याद रखना है, ये दो लोग हैं, ठीक है, नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे। तो गांधी जी की हत्या किस वर्ष की गई थी, गांधी जी की अगर हम लोग बात करेंगे तो इनकी हत्या की गई 30 जनवरी 1948 को, ठीक है, कब, तो 30 जनवरी 1948 को की गई थी, और इसीलिए शहीद दिवस मनाया जाता है, ठीक है, इनकी मृत्यु को जो है अगर हम लोग बात करें तो 30 जनवरी को क्या करते हैं, तो शहीद दिवस मनाते हैं। 30 जनवरी 1948 को इनकी हत्या की गई थी, हत्या करने में नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे शामिल थे। और जो महात्मा गांधी है, तो महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है, ठीक है, क्या है, तो गांधी जी का जो समाधि स्थल है, गांधी जी का जो समाधि स्थल है उसको राजघाट नाम से जानते हैं, ठीक है, किस नाम से, तो राजघाट। गांधी जी का जो समाधि स्थल है उसको राजघाट नाम से जानते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, बताइएगा। जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ठीक है, जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, नरसंहार हुआ, उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो रिपन था, कर्जन था, चम्सफोर्ड था या कैनिंग था। जालियांवाला बाग नरसंहार तो ये कब हो रहा है, तो ये हो रहा है 13 अप्रैल 1919 को, कब हो रहा है, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग नरसंहार हो रहा है, ठीक है। और याद रखेंगे इसी नरसंहार के विरोध में अगर हम लोग बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि, ठीक है, किसकी, नाइटहुड की उपाधि और क्या हो जाएगा, नाइटहुड और सर की उपाधि को त्याग दिया था, ठीक है, याद रखिएगा क्या कर दिया था। तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग नरसंहार हो रहा है और इसी के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड और सर की उपाधि अंग्रेजी सरकार को वापस कर दी थी। गांधी जी की अगर हम लोग बात करें तो गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी थी, गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि जो है वो अंग्रेज सरकार को वापस कर दी थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अगर हम लोग बात करें तो एक तो हंटर कमेटी का गठन किया गया था, हंटर कमेटी का गठन किया गया था, और दूसरा अगर हम लोग बात करें कौन सी, तो दूसरी जो थी वो थी तहकीकात कमेटी, ठीक है, कौन सी, तहकीकात कमेटी, ठीक है, तहकीकात कमेटी का गठन किया गया था। इन दोनों का संबंध किससे है, जालियांवाला बाग हत्याकांड से, ठीक है। और इस दौरान अगर आपसे पूछा जाए तो जो वायसराय था वो कौन था, तो आप आंसर करोगे चेम्सफोर्ड था, ठीक है, कौन था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई, बताइएगा, तो जवाहरलाल नेहरू की कौन सी पुस्तक है, ए पैसेज टू इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, इंडिया विंस फ्रीडम या फिर डिस्कवरी ऑफ इंडिया, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, फटाफट बताओ। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है, ए पैसेज टू इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, इंडिया विंस फ्रीडम या फिर डिस्कवरी ऑफ इंडिया, क्या आंसर हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर आप कर दोगे डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है, कौन से, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है तो ये जवाहरलाल नेहरू की है। इंडिया विंस फ्रीडम अगर हम लोग बात करें तो ये किसकी है, तो ये अबुल कलाम आज़ाद की है, ठीक है, किसकी है, तो अबुल कलाम आज़ाद की है, ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद की है। और
ठीक है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ अगर हम लोग बात करें तो ये जो है गांधी जी की है, ये गांधी जी की है। और ए पैसेज टू इंडिया शायद जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन की है। एक बार चेक करना पड़ेगा, मैं भी थोड़ा सा डाउट में हूँ तो मैं क्लियर नहीं करूंगा, लेकिन शायद ए पैसेज टू इंडिया जो है ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन की है शायद, लेकिन मैं डाउट में हूँ तो मैं बाद में इसको क्लियर करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या हो जाएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है। 1923 में सी आर दास, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कहां पर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो एक तो प्रश्न आपसे डायरेक्ट बन जाता है, स्वराज पार्टी की स्थापना कभी। ठीक है, एक प्रश्न तो आपसे डायरेक्ट बनता है, स्वराज पार्टी की स्थापना कभी। तो आप आंसर क्या करते हो, आप आंसर करते हो 1923। दूसरा प्रश्न आपसे बनता है कि स्थापना किसने की? तो दो लोगों के नाम याद रखोगे, सी आर दास और क्या हो जाएगा, और मोतीलाल नेहरू। इन दोनों लोगों ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कहां पर की थी। ठीक है, कहां पर की थी? इलाहाबाद, पटना, लखनऊ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 1923 में चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना। अच्छा, अगर हम लोग सी आर दास की बात करें, सी आर दास की अगर हम लोग बात करें तो इनकी एक पुस्तक है और पुस्तक का नाम क्या है, इंडिया फॉर इंडियंस। ठीक है, क्या है, इंडिया फॉर इंडियंस। ठीक है, क्या है, इंडिया फॉर इंडियंस इनकी पुस्तक है। भारत भारतीयों के लिए इनकी पुस्तक है, याद रखेंगे। ठीक है, इंडिया फॉर इंडियंस, भारत भारतीयों के लिए, ये सी आर दास की पुस्तक है। और अगर हम लोग बात करें तो सी आर दास को देश बंधु, ठीक है, देश बंधु कहा जाता था, देश बंधु चितरंजन दास, याद रखिएगा। तो देश बंधु इनकी उपाधि थी। सी आर दास की अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, तो देश बंधु इनकी उपाधि थी। और ये किसके, ये सुभाष चंद्र बोस के राजनैतिक गुरु थे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के क्या थे, तो अगर हम लोग बात करें तो सुभाष चंद्र बोस के राजनैतिक गुरु थे। ठीक है, क्या थे, सुभाष चंद्र बोस के राजनैतिक गुरु कौन थे, तो सी आर दास थे। सी आर दास की जो उपाधि है वो देश बंधु की है। इनकी पुस्तक का नाम इंडिया फॉर इंडियंस है। और 1923 में इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की, सी आर दास मोतीलाल नेहरू मिल करके। कहां पर करते हैं, इलाहाबाद में। कहां पर, इलाहाबाद में। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ। चौरी चौरा प्रसिद्ध है, बताइएगा तो चौरी चौरा कहां पर है? चौरी चौरा, चौरी चौरा अगर आपको पता होना चाहिए। अगर हम लोग बात करें तो चौरी चौरा में क्या हो रहा है, तो चौरी चौरा में 5 फरवरी 1922 को, ठीक है, क्या हो रहा है, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में हिंसा फैल जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, हिंसा भड़क जाती है। ठीक है, हिंसा हो जाती है। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में हिंसा हो जाती है। और इसी हिंसा के कारण गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। ठीक है, क्या किया, तो जो असहयोग आंदोलन था, ठीक है, इस असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने क्या किया, स्थगित कर दिया। ठीक है, याद रखिएगा। आपसे पूछा भी जाता है कि असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित किया गया था, तो असहयोग जो आंदोलन है ये चौरी चौरा हिंसा के कारण स्थगित किया गया था। और ये 5 फरवरी 1922 को हुई थी। ठीक है, आपसे पूछ रहे चौरी चौरा नामक स्थान कहाँ पर है, आगरा, गोरखपुर, लखनऊ, इलाहाबाद। क्या आंसर करोगे, आप आंसर करोगे गोरखपुर। ठीक है, कहाँ पर, तो आप आंसर करोगे गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर आप आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे। ठीक है, क्या कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे, गोरखपुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किसने कहा, मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है, भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। ठीक है, ये कथन किसका था कि जब आधी रात में पूरी दुनिया सो रही होगी उस समय भारत अपने जीवन और स्वतंत्रता की घोषणा करेगा। तो किसने कहा था, महात्मा गांधी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू या फिर राजेंद्र प्रसाद। क्या आंसर करोगे, पूछा गया प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, बताइएगा क्या हो जाएगा। किसने कहा है, गांधी जी ने कहा है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने कहा है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, राजेंद्र प्रसाद ने कहा। किसने कहा, तो आंसर कर दोगे आप, जवाहरलाल नेहरू ने कहा। ठीक है, किसने, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? क्रिप्स मिशन जब भारत में आ रहा है, क्रिप्स मिशन कब आ रहा है, क्रिप्स मिशन आ रहा है मार्च 1942 में। ठीक है, क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में आ रहा है। और याद रखेंगे इसी मिशन के बाद अगर हम लोग बात करें अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो रहा है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? ठीक है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो रहा है। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जब भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, तो उस दौरान भारत का वायसराय कौन था? ठीक है, या जब क्रिप्स मिशन आया तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? क्या आंसर करोगे, बताइएगा क्या आंसर करोगे। लिन लिथगो, वेलिंगटन,
एमहर्स्ट या लिनलिथगो? क्या, अच्छा लिनलिथगो तो 2 बार आ गया, लिनलिथगो तो 2 बार आ गया। ठीक है, क्या करोगे यहाँ पर, आप चेंज करके एक जगह आप चेंज करके क्या कर दो, एक जगह आप चेंज करके वेवेल कर दो। ठीक है, क्या कर दो, तो एक जगह आप चेंज करके वेवेल कर दो। ठीक है, क्या कर दो, तो एक जगह चेंज करके आप वेवेल कर दो। ठीक है, वेवेल कर दो। ठीक है, अभी बताइएगा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, क्या आंसर करोगे फटाफट बताओ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, लिन लिथगो। क्या हो जाएगा, तो हम लोग बात करेंगे जब भारत में जब क्रिप्स मिशन है। ठीक है, भारत में क्या हो रहा है, भारत में जब क्रिप्स मिशन आ रहा है तो उस दौरान भारत का जो वायसराय था वो था कौन, लिन लिथगो था। ठीक है, कौन था, लिन लिथगो था। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, तो ए आंसर कर दोगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हम लोग बात करेंगे कौन हो जाएंगे, तो लिन लिथगो हो जाएंगे। जब भारत में क्रिप्स मिशन आ रहा है या भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो रहा है तो उस समय भारत के जो वायसराय हैं वो लिन लिथगो। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की है? ठीक है, चलो, तो देखो डायरेक्ट आपसे प्रश्न बन जाता है, आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि जो ये कराची अधिवेशन है, आपसे डायरेक्ट प्रश्न बनता है कि जो ये कराची अधिवेशन है, ये कराची अधिवेशन कब हुआ था, तो आप आंसर करोगे 1931 में हुआ था। ठीक है, कहां पर, 1931 में कराची अधिवेशन हो रहा है कांग्रेस का, और इसकी अध्यक्षता किसने की है? क्या आंसर करिएगा, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, या फिर जे एम सेनगुप्ता, या फिर एस सी बोस? क्या हो जाएगा, तो कराची अधिवेशन 1931 में हो रहा, और इसकी अध्यक्षता किसने की है, आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो क्रिप्स मिशन की अगर हम लोग बात करें, सॉरी, अगर हम लोग कराची अधिवेशन की बात करें तो कराची अधिवेशन जो है तो ये इसकी अध्यक्षता किसने की है, तो आप आंसर करोगे किसको, वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, किसको, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, सरदार पटेल ने जो है, सरदार पटेल ने जो है वो कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और ये अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखो इसी अधिवेशन में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसने मूल अधिकार संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। मूल अधिकार संबंधी प्रस्ताव जो है, मूल अधिकार संबंधी प्रस्ताव जो हैं वो इसी कांग्रेस के कराची अधिवेशन में प्रस्तुत किए गए थे। इसी अधिवेशन में गांधी जी का क्या किया गया था, तो गांधी जी का विरोध किया गया था। गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। ठीक है, क्या किए गए थे, तो गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे 1931 के कराची अधिवेशन में। कांग्रेस मूल अधिकार संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत कर रही है, गांधी जी को काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। और याद रखेंगे इसी अधिवेशन में अगर हम लोग बात करें तो गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है। इसी अधिवेशन में गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। याद रखिएगा, इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है गांधीवाद नहीं। तो ये कहाँ पर गांधी जी ने कहा था, तो ये भी बात कही गई थी 1931 के कराची अधिवेशन में। तो ये अधिवेशन महत्वपूर्ण है और इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी, बताइएगा। तो कौन सा आंदोलन है जिसमें वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी, तो अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, बारदोली सत्याग्रह, बिजौलिया आंदोलन, या फिर दांडी मार्च? किस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी, किस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, करेक्ट आंसर क्या कर देंगे, करेक्ट आंसर कर देंगे बारदोली सत्याग्रह। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह गुजरात में 1928 में हो रहा है और इसमें वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। और इसी सत्याग्रह के दौरान क्या होगा, इसी सत्याग्रह के दौरान बारदोली की महिलाओं के द्वारा जो है इनको, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी जाएगी। ठीक है, क्या होगा, तो सरदार की उपाधि इनको यहीं पर मिली थी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि इसी बारदोली सत्याग्रह के दौरान मिली थी। और याद रखेंगे जो वल्लभ भाई पटेल हैं, ठीक है, इनके जन्म दिवस को 31 अक्टूबर को क्या करते हैं, 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, आयरन मैन कहा जाता है। याद रखिएगा क्या करते हैं, तो लौह पुरुष, वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। इसके अलावा भारत का बिस्मार्क इनको कहा जाता है। ठीक है, क्या करते हैं, तो भारत का बिस्मार्क भी वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, तो वल्लभ भाई पटेल बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे हैं। किसने कहा था, मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक एक कील सिद्ध होगा?
बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। बताइएगा किसने कहा था? किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगा? चंद्रशेखर आजाद ने, बाल गंगाधर तिलक ने, लाला लाजपत राय या फिर भगत सिंह ने? किसने कहा था? आंसर करिएगा। तो आपको पता है, कल वाले सेशन मैंने आप लोगों को बताया था कि 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था। 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था, ठीक है, साइमन कमीशन का गठन हुआ था। और ये 1928 में क्या हो रहा है? तो 1928 में ये भारत पहुंच रहा है। 1928 में ये भारत पहुंच रहा है। साइमन कमीशन 1927 में गठन हो रहा है और 1928 में इनका भारत आगमन हो रहा है। और इस साइमन कमीशन में अगर हम लोग बात करें तो इस साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे और सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे, ठीक है। क्या थे? तो सभी अंग्रेज थे। 7 सदस्य थे और सभी अंग्रेज थे। इसीलिए साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन कहा गया, ठीक है। क्या कहा गया? इसीलिए साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन कहा गया, व्हाइट कमीशन कहा गया, ठीक है। क्या किया गया? तो श्वेत कमीशन या व्हाइट कमीशन कहा गया। और इसीलिए इसका विरोध हो रहा था, इसीलिए साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था। और विरोध कौन कर रहे थे? तो विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय। विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय की लाठी जो है, लाठी चार्ज के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। साइमन कमीशन का विरोध चल रहा था पंजाब में और वहां पर विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय पर जो है लाठी चार्ज किया जाएगा और जिसके कारण क्या होता है? इनको चोट लगती है और इनकी मृत्यु हो जाती है। और इसी का बदला, लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला भगत सिंह लेते हैं। भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु लेंगे। भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद, ये लोग लेते हैं किसको गोली मार करके? तो सैंडर्स को गोली मार करके। किसको? तो सैंडर्स को गोली मार करके क्या करते हैं? ये लोग बदला लेते हैं लाला लाजपत राय की मृत्यु का। तो ये बात किसने कही थी? तो ये बात कही थी लाला लाजपत राय ने, ठीक है। किसने कही थी? तो ये बात कही थी लाला लाजपत राय ने कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक एक कील सिद्ध होगा। ऑप्शन संख्या क्या करोगे? सी आंसर कर दोगे, लाला लाजपत राय। आगे बढ़िएगा। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स किसने लिखी है? वी एन राव ने, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने, कृष्ण मेनन ने या फिर बीपी मेनन ने? तो बताइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसको याद रखिएगा। द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? क्या आंसर करोगे? तो आप आंसर कर दोगे वीपी मेनन। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक याद रखेंगे, वीपी मेनन, ठीक है, वीपी मेनन। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया? ठीक है, तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला अगर आपसे पूछा जाए तो पहला 1930 में हुआ। दूसरा अगर आपसे पूछा जाए तो दूसरा 1931 में हुआ। तीसरा अगर आपसे पूछा जाए तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ, ठीक है। अगर आपसे कांग्रेस पूछा जाए कि कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया, या फिर कहे कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने, कांग्रेस कहे या फिर गांधी जी कहे, एक ही बात है, ठीक है, याद रखिएगा। कांग्रेस कहे या गांधी जी कहे, एक ही बात है। तो कांग्रेस या फिर गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया? तो आप आंसर करोगे 1931 में। जो दूसरा नंबर वाला, जो सेकंड वाला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में, उसमें गांधी जी कांग्रेस की तरफ से हिस्सा लेने पहुंचते हैं। और कौन से जो है जहाज से गए थे? याद रखिएगा, एस राजपूताना, ठीक है। कौन से? तो एस राजपूताना नामक जहाज से, ठीक है, एस राजपूताना नामक जहाज से गांधी जी जो है वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हिस्सा लेने के लिए पहुंचते हैं। आपसे गुजरा किसने तीनों में हिस्सा लिया? अब आंसर कर दोगे बी आर अम्बेडकर को। भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था, ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था बी आर अम्बेडकर ने, ठीक। 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? बताइएगा क्या हो जाएगा? तो 1946 में आपसे डायरेक्ट प्रश्न बनता है कि जो कैबिनेट मिशन है तो ये कब आया था? तो कैबिनेट मिशन जो है ये 1946 में आया था। और कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ही भारत के लिए क्या किया गया था? तो भारत के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ही भारत के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। इसमें कैबिनेट मिशन में अगर हम लोग बात करें तो कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे, ठीक है। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। कौन कौन से सदस्य थे? तो आप आंसर करोगे, एक तो स्टफर्ड क्रिप्स थे, ठीक है। कौन थे? एक तो स्टफर्ड क्रिप्स थे, एक तो स्टफर्ड क्रिप्स थे। दूसरा अगर हम लोग बात करें, दूसरे पैथिक लॉरेंस थे, ठीक है, पैथिक लॉरेंस थे। और तीसरे अगर हम लोग बात करें, तीसरे ए वी अलेक्जेंडर थे, ठीक है। कौन थे? तीसरे ए वी अलेक्जेंडर थे, ठीक है। तो ये 3 लोग थे। अब इसमें अगर हम लोग बात करें जो पैथिक लॉरेंस है तो ये क्या थे? तो ये अध्यक्ष थे, ठीक है। कौन थे? तो ये कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। ऑप्शन संख्या बी आंसर हो जाएगा पैथिक लॉरेंस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी पैथिक लॉरेंस, ठीक है।
आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कौन कौन से? तो स्टफर्ड क्रिप्स भी थे, एवी अलेक्जेंडर भी थे, पैथिक लॉरेंस तो अध्यक्ष ही थे। तो कौन नहीं होगा? तो विलियम वुड हो जाएंगे। ठीक है, विलियम वुड जो है वो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष नहीं थे। ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? जब देश आजाद हुआ, ठीक है, जब भारत आजाद हुआ, जब देश आजाद हुआ तो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ये प्रश्न आपसे पूछा गया, बताइएगा। जब देश आजाद हुआ तो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण सा अच्छा सा प्रश्न है। सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या फिर जे बी कृपलानी। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? क्या आंसर करोगे? आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी, जे बी कृपलानी। क्या आंसर कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, जे बी कृपलानी। ठीक है, आगे बढ़ेगा। निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ? दांडी मार्च कब शुरू हो रहा है? दांडी मार्च कहें या फिर आपसे सविनय अवज्ञा आंदोलन कहें। दांडी मार्च कहें या फिर आपसे क्या कर ले, या फिर आपसे सविनय अवज्ञा आंदोलन कह दे। ठीक है, दांडी मार्च कहे या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन कह दे। तो ये कब शुरू हुआ था? तो कल ही वाले सेशन में हम लोगों ने बात की थी। 1930 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। और इस दौरान गांधी जी के साथ कौन सा पत्रकार था? तो सविनय के साथ, सविनय मतलब विनय के साथ मिलना। विनय के साथ क्या? विनय के साथ मिलना। जब हम लोग किसी के घर जाते हैं या किसी दोस्त से, मित्र से, यार से, किसी से भी, ठीक है, मिलते हैं तो क्या करते हैं? तो सविनय, विनय के साथ, है ना, प्रेम पूर्वक मिलते हैं। तो क्या हो जाएगा? तो सविनय के साथ क्या हो रहा है? वेब मिलर। कौन मिल रहे हैं? तो वेब मिलर मिल रहे हैं। गांधी जी के साथ कौन मिल रहे हैं? वेब मिलर मिल रहे हैं। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां पर प्रयोग थी? गांधी जी ने, अगर हम लोग बात करें तो सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले कहां पर किया? दांडी, चंपारण, खेड़ा या फिर अहमदाबाद। क्या आंसर कर दोगे? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चंपारण हो जाएगा। ठीक है, चंपारण में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग किया था। ठीक है, सत्याग्रह का। अगर आपसे भूख हड़ताल कहे, अगर आपसे ये कहे कि गांधी जी ने भूख हड़ताल का प्रयोग सबसे पहले कहां पर किया, तब आप आंसर क्या करोगे? तब आप आंसर करोगे अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए। ठीक है, कहां पर? तो अहमदाबाद में मिल मजदूरों के समर्थन में। ठीक है, किसके? तो मिल मजदूरों के समर्थन में, मिल मजदूरों के समर्थन में। याद रखिएगा गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने पहली बार, ठीक है, भूख हड़ताल का प्रयोग किया। भूख हड़ताल आपसे नहीं कह रहा है, ठीक है, भूख हड़ताल आपसे नहीं कह रहा है, आपसे क्या कह रहा है? आपसे सत्याग्रह कह रहा है। तो सब सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह पहला। ठीक है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अंग्रेज पुलिस अफसर सॉन्डर्स को किसके द्वारा गोली से मारा गया? ठीक है, कौन है? तो सॉन्डर्स की हत्या अभी मैंने आप लोगों को बताया। सॉन्डर्स की जो हत्या है तो ये 1928 में की जाती है। सॉन्डर्स की हत्या जो है ये 1928 में की जा रही है। किसके द्वारा की जा रही है? राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन? करेक्ट आंसर हो जाएंगे भगत सिंह। ठीक है, कौन हो जाएंगे? तो भगत सिंह। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएंगे भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह अगर हम लोग बात करें, भगत सिंह है और कौन थे? और राजगुरु। ये दो लोग गोली मारने में थे। ठीक है, याद रखिएगा भगत सिंह और राजगुरु ये दोनों लोग गोली मारने में थे। और जब ये लोग गोली मार करके भागेंगे तो इनका कोई पीछा ना करे, इनकी सुरक्षा करने की जो जिम्मेदारी है वो चंद्रशेखर आजाद को दी गई। ठीक है, गोली मारने का काम किसको सौंपा गया? गोली मारने का काम भगत सिंह राजगुरु को सौंपा गया। और गोली मार करके जब ये लोग वहां से भागेंगे, सॉन्डर्स को गोली मार करके जब भागेंगे तो कोई भी अंग्रेज सिपाही या सैनिक या कोई भी इनका पीछा ना करे, ये सुरक्षित वहां से गोली मार करके निकल जाए, इसकी जिम्मेदारी, इनकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई? आजाद को सौंपी गई। और ये सारा जो प्लान है, ये जो सारा प्लान है ये किसने बनाया था? तो ये सारा प्लान बनाया था किसने? सुखदेव ने। ठीक है, सुखदेव ने प्लान बनाया था कि कब गोली मारनी है, कहाँ गोली मारनी है, किस रास्ते से आना है, किस रास्ते से भागना है, चंद्रशेखर आजाद कैसे सुरक्षा करेंगे, ये सारा प्लान बनाया था सुखदेव ने। तो आपको पता है चंद्रशेखर आजाद तो बाद में शहीद हो जाते हैं और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ये तीनों लोग बचते हैं। तो इन तीनों लोगों को गोली मारने और षड्यंत्र करने के आरोप में ही क्या होगा? तो फांसी दी जाएगी। कब? 23 मार्च 1931 को। ठीक है, कब? तो 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931 को इन लोगों को फांसी दी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। जय हिंद का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। क्या आंसर कर दोगे? तभी आज ही मैंने आप लोगों को बताया सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा, है ना, जय हिंद का। ठीक है, या फिर कहें दिल्ली चलो का। ठीक है, दिल्ली चलो का, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूं, क्या करूंगा? तो ये सब क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस के। जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सब क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र
बोस हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, डी आंसर कर दोगे, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेगा अगले प्रश्न की तरफ। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे, बताएगा। तो असहयोग आंदोलन जब शुरू हो रहा है, असहयोग आंदोलन जब शुरू हो रहा है 1920 में, ठीक है। अच्छा, असहयोग आंदोलन आपसे कहे या फिर आपसे क्या कह रहे, या फिर आपसे रॉलेट एक्ट कह दे, ठीक है, क्या कर दे, या फिर आपसे रॉलेट एक्ट कह दे, या फिर आपसे क्या कर ले, या फिर आपसे जालियावाला बाग हत्याकांड कर ले, ठीक है, क्या कर ले, जालियावाला बाग नरसंहार कह दे, ठीक है, क्या कर दे, जालियावाला बाग बाग नरसंहार कह दे, ठीक है, क्या कर दे, तो जालियावाला बाग नरसंहार कह दे, रॉलेट एक्ट कह दे, ठीक है, असहयोग आंदोलन कह दे, असहयोग आंदोलन कह दे, या फिर आपसे क्या कर ले, खिलाफत आंदोलन कह दे, खिलाफत आंदोलन कह दे, ठीक है। इन सभी घटनाओं के समय आपसे अगर गवर्नर जनरल पूछा जाए, वायसराय पूछा जाए, तो आप आंसर क्या करोगे, आंसर करोगे चेम्सफोर्ड को, याद रखिएगा। इनमें से किसी भी घटना के समय पूछा सकता, आपसे पूछा जा सकता है रॉलेट एक्ट जब आया तो उस समय कौन था वायसराय, जालियावाला बाग नरसंहार हुआ उस समय वायसराय कौन था, असहयोग आंदोलन जब चल रहा है तो उस समय वायसराय कौन था, या खिलाफत आंदोलन जब चल रहा है तो उस समय वायसराय कौन था। तो आपसे पूछा जा सकता है, आप आंसर क्या करोगे, तो आप आंसर करोगे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड का समय क्या है, आप आंसर करोगे 1916 से लेकर के 1921 का, ठीक है, 1916 से लेकर के 1921 का चेम्सफोर्ड का समय है, ठीक। जनरल माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी, बताइएगा, क्या हो जाएगा, नाथूराम गोडसे, उदय सिंह, उधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद, या फिर भगत सिंह। तो आपको पता है 13 अप्रैल क्या हो रहा है, 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जालियावाला बाग नरसंहार हो रहा है। और इसके जिम्मेदार अगर हम लोग बात करें कौन थे, तो डायर थे, जनरल डायर, माइकल ओ डायर, दो लोग थे, ठीक है, जनरल डायर और माइकल ओ डायर दो लोग थे। तो ये लोग जिम्मेदार थे, इन्हीं लोगों ने क्या किया था, गोली चलाने का आदेश दिया था 13 अप्रैल 1919 को। तो इनको क्या होगा, तो इनको 1940 में, ठीक है, कब, तो 1940 में लंदन में जाकर के गोली मारी जाएगी, ठीक है, क्या होगा, तो 1940 में लंदन में जाकर के डायर को गोली मारी जाएगी। और किसने मारी थी, तो आप आंसर करोगे उधम सिंह ने, ठीक है, किसने, तो सरदार उधम सिंह ने, सरदार उधम सिंह ने 1940 में डायर को जाकर के गोली मारी थी। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, तो बी आंसर कर दोगे, ठीक है। आगे बढ़ेगा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह, या फिर खुदीराम बोस। क्या आंसर करोगे, बताइएगा, क्या हो जाएगा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा। अच्छा, खुदीराम बोस को याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि ये सबसे कम उम्र में, ठीक है, खुदीराम बोस की अगर हम लोग बात करें, खुदीराम बोस जो है ये सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाली क्रांतिकारी है, ठीक है, क्या होगा, सबसे कम उम्र में अगर हम लोग बात करें तो सबसे कम उम्र में जो फांसी पा रहे हैं वो कौन है, वो खुदीराम बोस हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इंकलाब, इंकलाब अगर हम लोग बात करें तो इंकलाब क्या हो जाएगा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है, क्या आंसर कर दोगे, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है, क्या आंसर कर दोगे, करेक्ट आंसर कर दोगे भगत सिंह, ठीक है, किसने, तो भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद, ठीक है, ऑप्शन संख्या सी के साथ हम लोग जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, भारत की आज़ादी के समय, ये तो प्रश्न हम लोग कर चुके हैं, है ना, भारत की आज़ादी के समय कहे, या फिर भारत की स्वतंत्रता के समय ये कहे, या फिर आपसे 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, तो बात एक ही है, 15 अगस्त 1947 को, या फिर भारत की आज़ादी के समय को, 15 अगस्त 1947 को, या फिर भारत की आज़ादी के समय को, तो बात एक ही है। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो आंसर कर दोगे, तो आंसर कर दोगे आप JB कृपलानी को, किसको, JB कृपलानी को आंसर कर दोगे। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी आंसर हो जाएगा। तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा है, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइएगा। साथ ही आपको व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक मिल रहा है, तो वहाँ पर भी आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। आपके 15 फरवरी से UP BEd के आवेदन शुरू हो रहे हैं, ठीक है, 15 अगर हम लोग बात करें तो 15 फरवरी से क्या हो रहा है, तो 15 फरवरी से UP BEd के आवेदन शुरू हो रहे हैं और 1 महीने तक 15 मार्च तक आवेदन चलेंगे। और मुझे लगता है मैक्सिमम आपको 3 महीने का समय मिलेगा। 3 महीने में आपके एग्ज़ाम डेट जो है, एग्ज़ाम आपका करा लिया जाएगा। समय आपके पास बहुत कम है, 3 महीने का समय है और आपको बहुत कुछ पढ़ना है, तो एकदम सीरियस हो जाइए, अभी से लग जाइए। अगर आपको कुछ बेहतर करना है, सरकारी कॉलेज पाना है, BEd में एडमिशन लेना है तो अभी से लग जाइए। और इस जो ये 8 बजे से हम लोगों की क्लास होती है GK GS वाली, इसको बिल्कुल मिस मत कीजिए। और स्पेशली मैं कहूँगा आर्ट्स ग्रुप वाले जो हैं तो वो बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि आपके फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों ही जगहों पर यहाँ से प्रश्न बनेगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से आपके फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों ही जगहों पर प्रश्न बनेगा। और GK GS आर्ट्स ग्रुप वाले, अगर GK GS आप गड़बड़ करते हो, GK GS आप सही नहीं करते हो, तो फिर
ये समझ लो कि आप काम गड़बड़ कर रहे हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर सरकारी कॉलेज पढ़ना है आर्ट्स ग्रुप वालों को, तो सबसे ज़्यादा मेहनत जीके जीएस पर करनी है, क्योंकि जीके जीएस जो है वो आपके दोनों पेपर, अब देखो जैसे रीजनिंग आप पढ़ रहे हो तो रीजनिंग आपका एक ही पेपर में आएगा, आप हिंदी पढ़ रहे हो हिंदी एक ही पेपर में आएगा, ठीक है। लेकिन जीके जीएस अगर आप पढ़ोगे तो जीके जीएस आपको क्या करना है, फर्स्ट पेपर में ही पढ़ना है और सेकंड पेपर में ही पढ़ना है, दोनों पढ़ रहा है। तो जीके जीएस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यानपूर्वक समझ लीजिए और सीरियसली लग जाइए। 8 बजे से ये क्लास होती है, तो डेली आप लोग जुड़ जाया करिए टाइम से, ठीक है, और शेयर कर दो, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच आप सबको मेरे साथ जुड़ने के लिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि।